तो हेलो एवरीवन, आज अपन देख रहे होंगे कोडिंग के कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है चेक द एलिजिबिलिटी टू ड्राइव। सो प्रोग्राम अपन को लिखना है टू चेक इफ द पर्सन इज एलिजिबल टू गेट ड्राइवर लाइसेंस एंड द मिनिमम एज इज 16। तो सबसे पहले तो यार अपन एज वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो एज वेरिएबल मैंने इसे डिफाइन किया, जैसे इनपुट ले रहे हैं अपन। तो सपोज अपन ईयर में ले रहे हैं तो इंट ए के और इनपुट इनपुट डाल देंगे और इनपुट के अंदर लिखेंगे एंटर योर एज। ठीक है, अभी नेक्स्ट फिर अपन कंडीशन लगा देंगे एज इज इफ एज इज ग्रेटर देन 16। ठीक है, तो अपन प्रिंट कर देंगे कि भाई तुम एलिजिबल हो, तो अपन लिख देंगे एलिजिबल। ठीक है, और अगर 16 से ज़्यादा नहीं है एल्स एल्स आप लिख दीजिए प्रिंट नॉट एलिजिबल। ठीक है, बस इतना अपन को लिखना है और अपन रन करेंगे प्रोग्राम को। रन करेंगे, एज डाल दो, एज जैसे कि मैंने डाली 15, 25 डाल दी, तो क्या बोला यू आर एलिजिबल। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे अगर अपन एज डाल दें सपोज 12, तो अपन देख सकते हैं नॉट एलिजिबल यहाँ पे दिखा रहा है। तो अपना प्रोग्राम सही काम कर रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम अपन धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे तब वैसे वैसे प्रोग्राम के जो प्रोग्राम अपन लिख रहे होंगे उसका लेवल थोड़ा इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है चेक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। राइट ए प्रोग्राम दैट चेक्स इफ द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो यार सबसे पहला काम तो अपन नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। तो अपन लिख लेते हैं नंबर, नाम लिख लेते हैं सर। तो नाम इक्वल्स टू फ्लोट ले लेते हैं, क्योंकि नंबर तो डेसिमल भी हो सकता है। तो अपन फ्लोट ले लेते हैं जिसमें इंटीजर्स भी आ जाएंगे और सारे जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। एंटर योर नंबर। ठीक है, अपन ने नंबर एंटर कर दिया है। फिर अपन डिफाइन करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अपन सबसे पहले दे देते हैं इफ नम इज ग्रेटर देन, थोड़ा स्पेस दे दें, नम इज ग्रेटर देन 0। तो अपन लिखेंगे प्रिंट कि भाई आपका नंबर जो है पॉजिटिव है, तो अपन लिख देंगे पॉजिटिव। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे एल्स इफ elif, sorry it's not elif, it's elif। okay, so elif num is इक्वल टू 0 मीन्स ये चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो अपन डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे 0। तो अपन लिख देंगे 0। ठीक है, फिर अपन एक कंडीशन और डाल देते हैं एल्स एल एल इफ डालें या एलिफ ही डाल देते हैं अपन। तो एलिफ नम इज लेस देन ज़ीरो। तो अपन बोलेंगे प्रिंट, थोड़ा प्रिंट यार, ठीक, प्रिंट अपन लिख देंगे नंबर जो भी है, जैसे नेगेटिव होगा ये ऑब्वियसली, तो अपन लिख देंगे नेगेटिव। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने नंबर डाला 56.89, तो ये क्या दे रहा है पॉजिटिव, जो कि सही बात है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अपन अगर दे दें तो अच्छा लगेगा। और जैसे अब दोबारा ट्राई करता हूँ, जैसे मैं नेगेटिव नंबर टाइप करता हूँ -112.7, तो ये अपन को क्लियरली नेगेटिव आंसर दे रहा है, मतलब अपना प्रोग्राम सही काम कर रहा है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं ये वाला प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड चेक्स इफ इट इज़ इवन और ऑड। चेक करता है इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले तो अपन नंबर को इनपुट ले लेते हैं। तो अपन लेट्स से एन एम नाम से नंबर ले लेते हैं। तो एन एम इक्वल्स टू, चलो एन एम नहीं नम ही ले लेते हैं अपन, कोई ऐसा इश्यू नहीं है इसके अंदर। नम इक्वल्स टू इनपुट अपन ले लेते हैं। तो अपन सपोज इवन और ऑड की बात करें तो ऑब्वियसली वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो इंट में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंट इनपुट ले लेते हैं, इनपुट अपन लेंगे एंटर योर नंबर, अपन नंबर ले रहे हैं। ठीक है, फिर अपन इसके अंदर जाएंगे। नेक्स्ट अपन को चेक करना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। तो अपन पहले तो कंडीशन लगा देते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। कंडीशन लगा दो इफ़ नम इज़ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जब नम को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 के बराबर है, ठीक है, तो अपन क्लियरली ये बात बोल सकते हैं कि यस प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, सॉरी इफ नंबर इज इवन। क्योंकि अगर कोई नंबर 2 से क्लियरली डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, नो रिमाइंडर इज लेफ्ट, तो अपन बोल सकते हैं कि वो नंबर इवन है। ठीक है, एल इफ नम
इज डिवाइडेड बाय 2, इसको अपन मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो अपन बोल सकते हैं कि जो नंबर है नंबर इज ऑड, ठीक है। अभी अब अपन मूव करेंगे एक नए क्वेश्चन की ओर, जो कि है चेक फॉर वोटिंग एलिजिबिलिटी। तो ये वाला क्वेश्चन और जो पहले अपन ने किया था कि चेक फॉर एलिजिबिलिटी टू ड्राइव, ये बिल्कुल सिमिलर है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाता है, तो आप मुझे इसका कोड लिखकर कमेंट में पेस्ट ज़रूर करना। नेक्स्ट मूव करते हैं फाइंड द लार्जर नंबर। तो अब अगर कोई अपन को दो नंबर्स इनपुट ले ले, ठीक है, और बोले कि इन दोनों में से नंबर ज़्यादा कौन सा है, तो अपन बता पाएँ कि वो नंबर सच में उससे ज़्यादा है या नहीं है। तो ये अपन को चेक करना है कि ज़्यादा कौन सा है, ठीक है। तो ज़्यादा तो पहले तो इनपुट ले लेते हैं। इनपुट ले लिया अपन ने, एंटर नंबर वन। तो अपन एक नंबर अपन ले नंबर वन, ठीक है। फिर अपन नम टू मांगेंगे। तो नम टू के लिए अपन टाइप करेंगे इनपुट एंटर नंबर टू, ठीक है। इसको अपन सही कर लेते हैं, ठीक है। नंबर टू, इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, तो अपन सिंपली बोल सकते हैं ये नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, देन प्रिंट नम वन, ठीक है। फिर अगर ऐसा नहीं है तो अपन प्रिंट कर देंगे प्रिंट नम टू, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली एक ही चीज़ होगी, या तो नंबर वन ग्रेटर होगा या नंबर टू ग्रेटर होगा। तो अपन दोबारा अभी देख लेते हैं तो क्या सीन है। तो नंबर वन ऐड किया 23, फिर अपने एक और नंबर दिया 23, तो इसमें से ग्रेटर 23 आ गया इसमें, ठीक है। तो इसने इक्वालिटी का अपन ने कुछ चेक नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ अपन को बताना है कि ज़्यादा कौन सा। अगर दोनों ही ज़्यादा हैं तो अपन कोई भी एक नंबर दे देंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा अगर स्पेस दे दें तो सही रहेगा, जिससे कि अपन की नंबर की विजिबिलिटी सही रहे। तो अभी अगर अपन 78 बोलते हैं, नेक्स्ट नंबर 10 बोलते हैं, तो अपन देख सकते हैं ऑब्वियसली 78 जो है वो ज़्यादा है, ठीक। अब नेक्स्ट, अब ये है ग्रेडिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन द स्टूडेंट्स ग्रेड बेस्ड ऑन द स्कोर। उनका स्कोर देखना है और स्कोर के बेसिस पे अपन को स्टूडेंट को क्या ग्रेड मिली है वो अपन को देनी है, ठीक है। तो यार अपन देख सकते हैं इसमें ग्रेडिंग सिस्टम अपन को करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो अपन इनपुट ले लेते हैं कि कितना परसेंट मार्क्स आया है। तो मैं सपोज परसेंट नाम से वेरिएबल बना देता हूँ, और फिर अपन इसको दे देते हैं फ्लोट नंबर। तो कितने भी हो सकते हैं, फ्लोट इनपुट एंटर द नंबर, एंटर द परसेंट ऑफ मार्क्स, या एंटर परसेंट। बेसिकली ये प्रोग्राम करेगा क्या, ये अपन इसको परसेंट देंगे और ये अपन को ग्रेड वापस करेगा, ठीक है। तो एंटर परसेंट, ठीक है, आपका जितना भी परसेंट मार्क्स आया है वो आप एंटर कीजिए, ठीक है। फिर अपन एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ परसेंट इज़ ग्रेटर देन 90। अपन इक्वालिटी भी ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो अपन बोल देंगे प्रिंट कर देंगे अपन ग्रेड जो कि है ए, ठीक है। एल इफ परसेंट अपन बता देंगे कि भाई अगर मार्क्स अपने लेस देन और इक्वल टू 85 है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई, इसको अपन ब्रैकेट्स में ले लेते हैं। फिर दूसरी कंडीशन हो जाती है एंड परसेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ठीक है। तो तब जो है अपन प्रिंट कर देंगे प्रिंट योर ग्रेड इज बी, ठीक है। तो बी ग्रेड आ जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा सीन नहीं है तो तीसरा क्या केस बनेगा, एलिफ अपन यही सेम फॉर्मेट कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके यहाँ पर अपन कर देंगे लेस देन 74, और ये जो है 750 से ज़्यादा होना चाहिए, तो अपन यहाँ पे कर देंगे 50, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट अपन को सेम यही लगेगा, ठीक है। और इसमें अपन लिख देंगे 50 से अगर कम है, लेस देन और इक्वल टू 50। चलो तो इसको हटा देते हैं अपन यहाँ तक। तो लेस देन 50 के बराबर है तो बी ग्रेड बन जाएगा आराम से। तो अपन देख सकते हैं, ठीक है। और इस ग्रेड को चेंज कर देते हैं, ये डी है, ये सी है, ठीक है, ओके। और ये फाइनल अपना प्रोग्राम रेडी है, ठीक है। अब अपन इसमें इसको रन करते हैं तो परसेंट अगर 67 है तो इसने सी ग्रेड दे दिया।
अगर सपोज परसेंट 6 है तो इसने डिग्रेड दे दिया, अगर सपोज 89 है तो इसने सिंपली एंटर परसेंट 89 अपन ने दे दिया है। तो ये जो है 89 अपन इंक्लूड करना भूल गए, यहाँ पे 85 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 89। तो अब देखते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम दोबारा से और लिखते हैं 89, एंटर करो पी ग्रेड, जो कि सही है। ठीक है, सो ये प्रोग्राम अपने पास रेडी है। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, कैटेगराइज टेम्परेचर। राइट ए प्रोग्राम दैट कैटेगराइजेज द टेम्परेचर एज अबव 30 है तो हॉट बताएगा, बिटवीन 20 to 30 है तो वार्म बताएगा, बिलो 20 है तो कूल बताएगा। ठीक है, तो 20 के बिलो ले लेते हैं, एग्जैक्टली अबव ले लेते हैं और इसमें 20 और 30 इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम वैसा ही प्रोग्राम बनेगा जैसा अपना पहला बना था। तो पहले तो अपन टेम्परेचर को ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। तो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इक्वल्स टू, तो अपन फ्लोट ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर, तो फ्लोट इनपुट, फ्लोट इनपुट, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, पहले इनपुट ले रहे हैं फिर उस इनपुट को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फ्लोट यानी डेसिमल नंबर्स, जो भी रियल नंबर्स होते हैं उनको फ्लोट में अपन काउंट कर सकते हैं। तो इसमें एक मैसेज डाल देते हैं कि भाई एंटर द टेम्परेचर, एंटर द टेम्परेचर। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया कि टेम्परेचर एंटर करो। ठीक है, फिर अपन इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन is greater than 30, if the temperature is greater than 30 then print कर दो, क्या प्रिंट कर दो, इट्स हॉट। ओके, फिर अगर एलएफ अगर ऐसा नहीं है तो टेम्परेचर जो है वो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 30 एंड टेम्प इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो प्रिंट कर दो क्या, इट्स वार्म। ओके, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20, तो अपन प्रिंट कर सकते हैं इट्स हॉट। तो अपन सिंपली टाइप करेंगे कूल। ओके, तो इससे अपन क्लियरली इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अभी एंटर द टेम्परेचर, तो अपन ने बोला 56, तो हॉट बता रहे हैं। तो वैसे ही अगर अपन इसको 24 दें तो ये वार्म बता रहा है। ठीक है, और अगर अपन इसको 19 डिग्रीज बोले तो ये कूल बता रहा है, मतलब अपना प्रोग्राम सही काम कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ऊपर वाले के जैसा ही है। तो अपन इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट में कोड पेस्ट करना है। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर नेक्स्ट अपन जाते हैं 9th, चेक इफ अ नंबर इज विद इन अ रेंज। ठीक है, तो क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड चेक्स इफ इट्स बिटवीन 10 to 50। अगर 10 से 50 के बीच में अगर वो नंबर है तो अपन बोल सकते हैं कि वो नंबर उस रेंज के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं तो अपन बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, पहले तो नंबर को इनपुट ले लेते हैं, तो नम ले लेते हैं, नंबर ही लिख लेते हैं पूरा, नंबर इक्वल्स टू, तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो अपन फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट इनपुट एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द, ठीक है, नंबर एंटर करो, फिर अपन उसको चेक करेंगे इफ नंबर इज लेस देन 50 एंड नंबर इज ग्रेटर देन 20, 10 ये हो जाएगा 10। ओके, तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है प्रिंट, ठीक है, प्रिंट नंबर इज इन रेंज, नंबर रेंज के अंदर है। ठीक है, अगर ये 50 से 10 के बीच में, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपली बोल दीजिए नंबर इज नॉट इन रेंज। ठीक है, तो अपन इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। अभी देख सकते हैं नंबर ही मांग रहा है, तो मैं सपोज 36 देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या देता है जवाब, नंबर इज इन द रेंज। दोबारा अगर प्रोग्राम को रन करें तो सपोज जैसे 78 दे रहा हूँ, फिर एंटर कर रहा हूँ, तो नंबर इज़ नॉट इन रेंज। अपन अगर
दोबारा 50 के ऊपर रन करें तो अपन देख सकते हैं नंबर इज़ नॉट इन रेंज, क्योंकि अपन ने 50 को इंक्लूड नहीं किया है। अपन कंडीशन को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट एलिजिबिलिटी। राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। एज शुड बी लेस देन और इक्वल टू, तो आप देखेंगे अपन की एज शुड बी लेस देन 18 और ओवर 65। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एज वेरिएबल। तो एज इज इक्वल्स टू, अपन एज को अगर इंटीजर मान के चलें तो इंट इनपुट इनपुट लो इनपुट एंटर द एज, ठीक है। अपन एज के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि डिस्काउंट देना है या नहीं, एंटर द एज, ठीक है। तो अब अपन कंडीशन लगा देते हैं, इफ एज इज लेस देन 18, ठीक है, लेस देन 18 हो, या फिर और एज इज ग्रेटर देन एज इज ग्रेटर देन 65। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अपन सिंपली प्रिंट कर देंगे, यू आर एलिजिबल। थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, ठीक है। तो अपन ने डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपली बोल देंगे प्रिंट कि भाई देयर इज नो डिस्काउंट, सो नो डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं। क्योंकि अगर वो ऑब्वियसली अपन को पता है कि अगर अगर 18 से 65 के बीच में है तो अपन डिस्काउंट नहीं देंगे, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम, अब देखते हैं अपन टेम्परेचर वार्निंग। राइट ए प्रोग्राम दैट चेक्स इफ द टेम्परेचर इज इन सेफ रेंज, द सेफ रेंज इज बिटवीन 20 एंड 35। तो बस अपन को इफ एल्स कंडीशन बनानी है जो कि डिसाइड करेगी कि 20 या 35 के बीच में है तो अपन बोलेंगे सेफ है, अगर इससे ज़्यादा है 35 से ज़्यादा है तो इट्स टू हॉट, अगर 20 से कम है तो इट्स वेरी कोल्ड, या फिर कोल्ड अपन कह सकते हैं, कूल कह सकते हैं। तो सिमिलर टू अपने प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन किया है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेस्ट कीजिए आपका कोड। नेक्स्ट मूव करते हैं नेस्टेड कंडीशंस फॉर वोटिंग एंड ड्राइविंग एलिजिबिलिटी। सो राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट एंड ड्राइव। अपन को दोनों के लिए चेक करना है, ठीक है। तो अगर फॉर वोटिंग द एज शुड बी 18 और ओल्डर, फॉर ड्राइविंग इट शुड बी 16 और ओल्डर, ठीक है। तो अपन सिंपली पहले तो एज वेरिएबल बना लेते हैं जो कि अपन से पूछेगा कि आपकी एज क्या है, तो इंट इनपुट इनपुट डाल दो, एंटर द एज, ठीक है, एंटर द एज, ठीक है। अब एज शुड बी 18 और ओल्डर, तो एज अपन ने डाल दी। अब वोटिंग के लिए देख लेते हैं, तो अपन पहले एक थोड़ा सा कमेंट डाल देते हैं। कमेंट क्या होते हैं, कमेंट से अपन वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, बस वो एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वोटिंग के लिए अपन लिख लेते हैं इफ़ इफ़ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन प्रिंट कर दो कि यू आर एलिजिबल, ठीक है, यू यू आर एलिजिबल एलिजिबल फॉर वोटिंग। अपन ने ये कमेंट कर दिया, ठीक है। अगर एल्स एल्स इफ अगर एज इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 16, अगर 16 से ज़्यादा है तो आप प्रिंट कर दीजिए प्रिंट यू आर नॉट, अपन सिंपली इसको स्लो कैपिटल ले लेते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। अब अपने पास सिंपल ये आ गया, तो इसमें भी अपन थोड़ा सा कमेंट डाल देते हैं, हैशटैग ड्राइविंग, ठीक है। अभी अपन इसको रन करते हैं, तो एंटर द एज अपन ने जैसे डाली 56, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग के लिए अपन एलिजिबल हैं। अभी इसके अंदर एक दो कंडीशंस और अपन को डालनी पड़ेंगी। तो अपन देख सकते हैं इसके बाद में एज अगर 18 से ज़्यादा है तब तो ठीक है, आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट यू आर नॉट, एन ओ टी को कैपिटल कर देते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर
वोटिंग, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। और यहाँ पे जो है एलिफ को हटा देते हैं अपन, क्योंकि इफ एल्स का एक पूरा स्टेटमेंट बनता है। तो इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, एल्स 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 प्रिंट एल्स प्रिंट प्रिंट कर दो क्या, यू आर यू आर एलिजिबल, नॉट, ये वाला अपन ने रॉन्ग कर दिया, ये एलिजिबल है, ये वाला नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अभी रन करके देखते हैं, कंट्रोल एंटर दबाते हैं, एज अपन लिखते हैं जैसे 78, तो ये बोलते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। वैसे ही अगर अपन इसको एज दे दें मान लो 18, तो क्या बोलता है ये, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। एक बार अपन एक और स्टेटमेंट देख के देखते हैं जैसे 70, ठीक है। तो अब देखिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग बट यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। हाँ, तो यार देखो, अभी अपन देख रहे हैं टिकट प्राइसिंग बेस्ड ऑन एज एंड टाइम, ठीक है। प्रोग्राम बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स टिकट प्राइस बेस्ड ऑन एज एंड टाइम ऑफ द डे। इफ द पर्सन इज अंडर 12, टिकट प्राइस इज $10. If they are 12 or older, ticket price is $20. If the time is above after 5 p.m., then there is a $5 डिस्काउंट, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो अपन एज जो है वो इनपुट ले लेते हैं, तो अपन टाइप करते हैं एज इक्वल्स टू, तो एज अपन लिख देते हैं इंट, इनपुट कर देते हैं, इनपुट डाल देते हैं अपन कि, हाँ, तो अपन इनपुट ले लेते हैं, इनपुट आ जाएगी एंटर एंटर योर एज, ठीक है, एंटर योर एज। और अपन नेक्स्ट इनपुट ले लेते हैं अपना जो टाइम है, सो टाइम इक्वल्स टू, ये अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे इंटीजर है, तो टाइम भी जो है इंटीजर अपन ले सकते हैं, इंटीजर नहीं तो इंटीजर ले लेते हैं कि भाई लास्ट जो आवर है वो बता दो बस आप। तो फिर अपन इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एंटर टाइम, ठीक है। फिर अपन जो है इफ़ एल्स कंडीशंस लगाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो एज इज़ लेस देन इफ़ एज इज़ लेस देन 12, तो प्राइस, तो अपन डायरेक्ट बोल देते हैं प्राइस इज इक्वल्स टू $10, ठीक है। तो सिर्फ 10 लिख देंगे अपन और ये समझ जाएगा। अब अगर 12 से ज़्यादा है तो टिकट प्राइस, एल्स 12 से कम है और 12 या 12 से ज़्यादा है तो प्राइस इक्वल्स टू ले लेते हैं $20, ठीक है। फिर अपने पास एज का आ जाता है, तो इफ़ सॉरी एज टाइम का आ जाता है, इफ़ टाइम इज़ लेस देन इज सॉरी ग्रेटर देन 17, ठीक है। तो अपन रेलवे वाला टाइम यूज़ कर रहे हैं, इफ टाइम इज ग्रेटर देन 17 देन प्राइस विल हैव अ डिस्काउंट। तो प्राइस विल बी इक्वल टू जो प्राइस अपन ने एज के बेसिस पे ली थी माइनस $5 अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये प्राइस अपडेट हो जाएगी। और फाइनली अपन प्रिंट कर देंगे प्राइस, तो प्रिंट प्राइस, ठीक है। तो अपना प्रोग्राम रेडी है, तो अब अपन इसको रन करके देखते हैं। तो एंटर योर एज, तो ये सबसे पहले एज पूछेगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको लोड होने में, लेकिन अपन वेट करेंगे। तो देखते हैं, तो फिर आ गई है एज, अपन लिखते हैं एज, सपोज एज 20 लिखते हैं तो 20, और टाइम लिख देते हैं कि 19 हो गया टाइम, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो आपका प्राइस जो लग रहा है आपका वो 15 लग रहा है, तो आप अपन प्रोग्राम से भी देख सकते हैं। एज 20 है तो प्राइस जो है ऑब्वियसली ₹20 होगी, लेकिन टाइम 17 के बाद है तो ₹5 का डिस्काउंट मिल गया, तो 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15, तो अपना $15 आ गया। अपन चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको डॉलर लिख के यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। और अब देखो दोबारा हम प्रिंट करके देखते हैं, तो एज सपोज 20, टाइम जैसे 19, तो अपने पास $15 फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं बैंक लोन एलिजिबिलिटी का प्रोग्राम। तो चेक करेंगे इफ द पर्सन इज एलिजिबल फॉर ए लोन बेस्ड ऑन इनकम एंड एज, चेक करता है इफ द पर्सन इज एलिजिबल फॉर लोन बेस्ड ऑन इनकम एंड एज। तो अपन कंडीशन इफ एल्स कंडीशंस लगाएंगे। पहले तो अपन इनकम जो है वो इनपुट ले लेते हैं, तो फ्लोट में ले लेते हैं फ्लोट इनपुट,
इनपुट आप कितनी आपकी इनकम है, फिर आप अपनी एज बता दीजिए। तो एज भी जो है अपन फ्लोट में ही ले लेते हैं इनपुट, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिमार्क भी डाल देते हैं कि एंटर इनकम, इनकम डाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर योर एज, तो एंटर एज, ठीक है, एज अपन ने डाल दिया, ठीक है। सो इफ़ इनकम इज़, इनकम इज़, यहाँ पे इनकम इन डॉलर्स लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इन डॉलर्स, ठीक है। तो इफ़ इनकम इज़ ग्रेटर देन, इज़ लेस देन, नहीं पर्सन हैज़ मस्ट बी, तो ये जो है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। सो इनकम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000, तो $30,000, एंड एज should be greater than or equal to 21, then print eligible, so he is for eligible for loan, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, else print not eligible loan, ठीक है। तो बेसिकली जब अपन किसी वेबसाइट पे, किसी बैंक के वेबसाइट पे अपन जब जाते हैं तो वो इन ये सब डिटेल्स मांगता है, तो अपन वहाँ पे ये सब चीज़ें, ये कोडिंग यूज़ करते हैं उस वेबसाइट के अंदर। तो अपन सपोज डॉलर्स में डाल देते हैं $40,000, ठीक है। एज अपन डाल देते हैं सपोज 24, तो यू आर एलिजिबल फॉर लोन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसमें एलिजिबल दिखा रहा है, ठीक है। अपन एक और चेक कर लेते हैं, सपोज इनकम जो है वो $20,000 है, और जो एज है वो सपोज 20 है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं लीप ईयर चेक। लीप ईयर चेक करने के लिए तो राइट ए प्रोग्राम दैट चेक्स इफ ए ईयर इज लीप ईयर। तो लीप ईयर का सिंपल फंडा है, पहले तो अपन जो है ईयर को इनपुट ले लेते हैं, इनपुट ईयर इक्वल्स टू इंट इनपुट, क्योंकि सिंस जो इनपुट जो फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रिंग लेता है, तो अपन इसको इंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंटर द ईयर, ठीक है, विच यू वांट टू चेक, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बोलते हैं इफ ईयर इज डिविजिबल, यानी कि जब भी अपन इससे डिवाइड करेंगे 4 से, then this must be equal to 0, and year must not be, must not be equal to year percent 100, year percent 100। रीज़न बिंग, क्योंकि अपन को पता है कि जब लीप ईयर होता है तब अपन 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 आना चाहिए, और यहाँ पे और आएगा, ठीक है। या फिर एस, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है, हाँ, तो अपन को पता है कि यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है। फिर अपन जो है ईयर परसेंट डिविजिबल बाय 100, तो ये भी 0 आना चाहिए, ठीक है। ये पूरी कंडीशन तो अपन को लेनी ही लेनी है, ठीक है। और एक और कंडीशन है, उसको अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाती है तो अपने पास जो है ये लीप ईयर बन जाता है, ठीक है। तो 400 से डिविजिबल है, ठीक है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सिंपल अपना कोड हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ पे, और ये चल, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास जो लीप ईयर जो है वो आ जाता है। प्रिंट एफ स्ट्रिंग डाल देते हैं, एफ स्ट्रिंग का सिंपल सा यूज़ है, एफ यूज़ करो और ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करो, और जो वेरिएबल अपन को डालना है वो उसमें डालो, लीप ईयर लिख दो, लीप ईयर, ठीक है। सिंपल फंडा है इसका। अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली, अगर ऐसा नहीं है तो नॉन लीप ईयर होगा, तो सिंपली अपन प्रिंट कर देंगे, एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। एफ स्ट्रिंग का सिंपल अपन यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ईयर इज़, पहले इसको बाहर निकालेंगे, ईयर इज़ नॉट
अ लीप ईयर। ठीक है, ये सिंपल अपना कोड हो गया। अभी एक बार रन करके देखते हैं। तो एंटर यू वांट टू चेक, मैं सपोज चेक कर रहा हूँ 2024 इट इज़ अ लीप ईयर। अभी एक और ट्राई कर लेते हैं, जब सपोज 4400 लेट्स सपोज इट्स अ लीप ईयर। ठीक है, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। सपोज अपन 1995 देखते हैं, इट इज़ नॉट। तो क्लियरली अपन देख सकते हैं कि लीप ईयर कौन है, लीप ईयर कौन है और कौन नहीं। अब सिंपल अपन एक और प्रोग्राम लिखेंगे, कैलकुलेट शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट शिपिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन लोकेशन एंड ऑर्डर टोटल। ठीक है, तो ऑर्डर का टोटल जो होगा उसके बेसिस पे शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लोकेशन और टोटल ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें सिंपल देखो तीन स्टेटमेंट्स हैं, तो अपन तीन इफ एल्स जो तीन जो है इफ एल्स जो प्रोग्राम है वो लिखेंगे इफ एल्स का। तो अपन सिंपली लिखते हैं, पहले तो लोकेशन इनपुट ले लेते हैं। लोकेशन बता दो आप। ठीक है, तो लोकेशन लिखने के लिए लोकेशन इज इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट ले लेते हैं डायरेक्ट इनपुट एंटर एंटर योर कंट्री। तो एंटर योर कंट्री लिख देते हैं। ठीक है, फिर अपन बोलते हैं लोकेशन डाल दी, टोटल ऑर्डर, ऑर्डर टोटल कितना है। तो अपन लिख लेते हैं टोटल अंडरस्कोर टोटल ऑर्डर का कितना हुआ वो ले लेते हैं अपन। तो ये भी जो है इनपुट अपन डाल देते हैं, ये हो जाएगा एंटर एंटर ऑर्डर ऑर्डर टोटल। ठीक है, टोटल डाल दो आप। फिर इफ ऑर्डर टोटल ऑर्डर ऑर्डर टोटल या फिर टोटल ऑर्डर जो भी है, टोटल अंडरस्कोर ऑर्डर टोटल ऑर्डर इज ग्रेटर देन 50। अगर 50 से ज़्यादा है तो भैया आप सिंपली बोल दो प्रिंट प्रिंट शिपिंग कॉस्ट इज शिपिंग कॉस्ट निकालिए ना अपन को, तो शिपिंग कॉस्ट इज फ्री। तो शिपिंग कॉस्ट इज फ्री यानी कि अपन सिंपली बोल देते हैं फ्री। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है इफ अगर ऐसा नहीं है एलिफ एल्स इफ को ही अपन एलिफ बोलते हैं। सो टोटल इफ टोटल अंडरस्कोर ऑर्डर टोटल ऑर्डर इज लेस देन $50 $50 and location location is equal to US। ठीक है, तो अपन बोल देंगे प्रिंट प्रिंट शिपिंग इज $5। ठीक है, ओके। और एक और ले लेते हैं एलिफ स्टेटमेंट एलिफ टोटल अंडरस्कोर ऑर्डर is less than 50 and location is not equal to US। तो भैया हम सिंपली बोल देंगे प्रिंट प्रिंट शिपिंग इज शिपिंग इज $10 $10। ठीक है, तो ये सिंपल अपना प्रोग्राम बन गया। तो एक बार अभी रन करके देख लेते हैं। तो एंटर लोकेशन सपोज मैंने यूएस डाल दिया, फिर मैंने बोला ऑर्डर टोटल कितना बन रहा है, टोटल मैंने सपोज 49 डाला। ठीक है, तो देखते हैं। तो शिपिंग कॉस्ट इज़ $5। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर का टोटल है वो तो 50 से कम है और लोकेशन यूएस है, तो शिपिंग कॉस्ट $5 ही होगी। ठीक है, सो अपना प्रोग्राम मतलब सही काम कर रहा है। तो एक और चेक ले लेते हैं। तो सपोज़ कंट्री तो यूएस है या नहीं, तो यूके है सपोज़। तो ऑर्डर टोटल सपोज़ 20 बन रहा है, तो शिपिंग कॉस्ट इज़ $10। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे
पासवर्ड चेकर विद सिक्योरिटी लेवल्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम दैट चेक्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए पासवर्ड if the password has at least 8 characters and includes numbers, it is strong. If it has at least 8 characters but no numbers, it is moderate. If it has fewer than 8 characters, it is weak. तो यह सिंपल सी बात है। सबसे पहली कंडीशन अपन लगा देते हैं, इफ लेन, पहले लेंथ देख लेते हैं इसकी। सो कम से कम 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। तो अगर 8 से कम है तो वीक हो जाएगा ना वो पासवर्ड। तो लेन ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड जो भी होगा उसको, अगर इफ लेन ऑफ पासवर्ड इज लेस देन 8 तो अपन आगे मूव करेंगे, प्रिंट कर दो कि भाई ये पासवर्ड जो है वीक है। तो अपन लिख देंगे इट्स अ वीक पासवर्ड, ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अगर एल्स इफ एनी, अभी देखो मैं ये कोड लिख रहा हूँ, एक मिनट आप बस पॉज करना और एक बार बस देखते जाना, बस आप देखते जाना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे वर्क कर रहा है। फॉर तो ये क्या कर रहा है, ये पहले तो 4 डॉट इज डिजिट, अगर कोई एक भी अगर डिजिट है फॉर एवरी एलिमेंट इन पासवर्ड, अगर उनमें से कोई एक भी डिजिट है तो ये जो बात है ये ट्रू हो जाएगी और वो पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। तो अपन लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर एक भी अगर डिजिट है तो ऑब्वियसली पहले तो उसने चेक कर लिया कि 8 से कम है तो वीक पासवर्ड, 8 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसमें अगर इस कैरेक्टर होगा तो सॉरी डिजिट होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। एल्स अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं हो रही है तो भाई ऑब्वियसली क्या होगा, वो एक मॉडरेट पासवर्ड बन जाएगा। तो अपन लिख देते हैं मॉडरेट पासवर्ड, ठीक है, मॉडरेट पासवर्ड बन गया, ठीक है। अब देखो अभी अपने सब लिख तो दिया है लेकिन पासवर्ड इनपुट लेना है ना अपन को, तो अपन इनपुट ले लेते हैं। तो पासवर्ड इज इक्वल्स टू इनपुट ले लो, इनपुट एक स्ट्रिंग होगी, सो एंटर द पासवर्ड, ठीक है। अभी अपन चेक भी करेंगे डिफरेंट पासवर्ड्स को लगाकर। तो पहले तो अपन ये कोड को रन कर लेते हैं। हाँ, तो पासवर्ड एंटर करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन पासवर्ड ट्राई करते हैं, सपोज माई, यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले तो लिखेंगे माई p@ss 123 देखते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, क्यों है, क्योंकि एक एक करके इन सभी कैरेक्टर्स को लेगा। तो पहला कैरेक्टर होगा m, फिर y, फिर p, फिर @ फिर ss, फिर 123, ठीक है। वो 123 के लिए जो ये जो पार्ट है 4 डॉट इज डिजिट, ये ट्रू हो जाएगा, और इनके अलावा जो है ये वाले इनके लिए फॉल्स हो जाएगा। तो ये एनी जो है ये किसी एक को भी अगर ट्रू हो जाए तो वो ट्रू हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से ये जो पासवर्ड है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। अभी अपन एक और ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज पासवर्ड एक बार और कोड को रन करते हैं, इस बार में सपोज माई पासवर्ड, बस ये एक पासवर्ड है, ठीक है। अभी एंटर दबाते हैं, ये एक मॉडरेट पासवर्ड है, क्यों है, क्योंकि 4 डॉट इज डिजिट जो है वो सबके लिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 8 से कम भी नहीं है तो वो वीक भी नहीं है, तो एल्स क्या हो जाएगा, ये मॉडरेट पासवर्ड इजीली बन जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द बॉडी मास इंडेक्स कैटेगरी। तो राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स पीएमआई एंड डिटरमाइंस इट कैटेगरी। तो वेदर इट इज़ अंडर वेट, वेदर इट इज़ नॉर्मल वेट, वेदर इट इज़ ओवर वेट, वेदर इट इज़ ओबीज, तो इन सब को अपन डिसाइड करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो बीएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बीएमआई का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, हाइट स्क्वायर करने के लिए अपन डबल स्टार लगा देंगे, ये पावर के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
BMI का फॉर्मूला अपने लिख लिया है, तो उससे भी पहले अपन को इनपुट भी तो लेना है। तो अपन इनपुट भी ले लेते हैं कि वेट आपका बता दीजिए क्या है। वेट इज इक्वल्स टू फ्लोट। इनपुट ले लेंगे, इनपुट एंटर, एंटर योर वेट, ठीक है। और हाइट भी अपन ले लेते हैं, तो HEIGHT हाइट। अपन स्टैंडर्ड यूनिट्स ले रहे हैं, SI यूनिट्स, तो अपन सिंपली लिख देंगे एंटर योर हाइट, ठीक है। हाइट एंटर कर दी, BMI का फॉर्मूला अपन ने लिख दिया है। अब इसमें इफ़ एल्स कंडीशंस लगेंगी। तो इफ़ BMI इज़ लेस देन, इफ़ BMI इज़ लेस देन 18.5, ये सिंपल रूल्स हैं, अपन को ये पता होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो कैटेगरी आती है, कैटेगरी इज अंडर वेट, अंडर वेट, ठीक है। अगर ऐसा है तो एल्स एलिफ, अगर ऐसा नहीं है और कुछ और है, तो वो कुछ और क्या है, कुछ और है। सपोज 18.5 से लेस देन और इक्वल टू BMI is a line between, is line between 24.9। अगर ये इन दोनों के बीच में है, अगर BMI, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, वो इसको अपन सही कर लेते हैं, ये एंटर। अगर इन दोनों के बीच में है तो जो कैटेगरी आती है, तो जो कैटेगरी आती है वो आती है नॉर्मल। क्या कैटेगरी आती है, नॉर्मल, तो अपन लिख देते हैं नॉर्मल, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट अपन देखें, एक और कंडीशन लगा देते हैं। तो एलिफ, अगर BMI जो है, BMI इज, BMI इज lying between 25 and 29.9, तो 25, 25 और लेस देन, लेस देन इक्वल टू 29.9, ठीक है। अगर ऐसा है तो कैटेगरी सिंपली हो जाएगी, कैटेगरी इज इक्वल्स टू, कैटेगरी इक्वल्स टू ओवरवेट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एल्स कंडीशन लगाए, एल्स जो कि फाइनल है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो अपन सिंपली बोल देंगे, अपन सिंपली बोल देंगे कि ही इज ओबीस। क्योंकि अगर BMI इससे ऊपर चली जाती है, 29 से भी ऊपर चली जाती है, तो ऑब्वियसली वो एक ओबीस कैटेगरी के अंदर लाई करेगा, ठीक है। लास्ट में अपन प्रिंट कर देते हैं जो अपना जो फाइनल आंसर है, तो सिंपली अपन लिख लेते हैं प्रिंट, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो क्या, कैटेगरी, कैटेगरी कॉमा BMI, ठीक है। अभी एंटर करते हैं, वेट डालते हैं सपोज 55, हाइट डालते हैं सपोज 180 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स है तो मीटर में करने के लिए 1.8 मीटर हो जाएगा सपोज, तो अंडर वेट बता रहा है, ठीक है। कंट्रोल एंटर दोबारा करते हैं, सपोज 67 है, ये बता रहे हैं अपन 1.6 बता रहे हैं हाइट, तो ही इज़ ओवर वेट, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो अपन देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लगती है पर यूनिट। तो अपन देख सकते हैं अगर 100 यूनिट्स तक है तब तो अपने $0.5 लगेंगे पर यूनिट, लेकिन अगर 100 से ऊपर चली जाती है तो जो 100 से ऊपर के जो यूनिट्स होंगे उसके लगेंगे $0.75। 100 तक तो 0.5 ही लगेंगे, लेकिन 100 के बाद में जो ऊपर हैं, 100 के ऊपर, वो जो है उनके ऊपर पर यूनिट $0.75 लगेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन को प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर 100 से नीचे है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने यूनिट्स हैं उसको $0.5 से मल्टीप्लाई कर दो और सिंपली अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अपन सबसे पहले तो कोड लिखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि यूनिट्स जो है, अगर यूनिट्स लेस देन इक्वल टू हैं 100 के, तो अपन सिंपली बोल देंगे कि भाई बिल जो होगा, बिल इज इक्वल्स टू यूनिट्स, जितने यूनिट्स हुए, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली सिंपली मल्टीप्लाई कर दो जितने यूनिट्स पर यूनिट लग रहा है, तो 0.5, तो वो 0.5 आ गया, ठीक है।
अभी नेक्स्ट एक और कंडीशन है। अब देखो 100 तक तो ठीक है, लेकिन अगर 100 से ऊपर चली गई तो अपन लगाएंगे एलिफ। तो यूनिट्स एल्स इफ अगर वो 200 से नीचे है, अगर वो 200 से नीचे है तो 100 तक तो वही लगेगी, 100 तक तो वही लगेगी। तो अपन सिंपली बोल सकते हैं कि बिल इज इक्वल्स टू 100 तो ऊपर तक, 100 तक तो कुछ नहीं, 100 तक तो अपने पास सिंपली 0.5 लगेगी। तो 100 इंटू 0.5, 0.5, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू ना आए। फिर प्लस प्लस जो बाकी बचे यूनिट्स 100 के ऊपर, ठीक है, जो 100 के ऊपर जो यूनिट्स बचे उसको अपन 100 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन स्टार 0.75 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अपन एक और कंडीशन लगा देंगे, एल यूनिट्स आर लेस दैन, सिंपली अपने देखा कि 200 से ऊपर है तो ये वाला टर्म तो 100 तक निकाल ले रहा है, और 100 के ऊपर जो हैं वो यूनिट्स जितने भी हैं, मान लो 120 हैं तो 120 माइनस 100 जो कि 20 ही हो जाएगा, और उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 से ऊपर जो है वो प्राइस $0.75 लग रही है। अपन ये क्लियरली क्वेश्चन में मैंशन किया गया है। तो अभी अपन देखते हैं, अगर यूनिट्स 300 से कम है, लेस देन इक्वल टू 300, तो अपन बिल बना देंगे, बिल इक्वल्स टू 100 तक तो सेम वही लगेगा, तो 100 इंटू 0.5, 0.5, ठीक है। और फिर जो है प्लस कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई, फिर इसमें जो बाकी की जो 200 जो हैं, 100 तक हो गया, फिर 100 से 200 तक, तो वो भी टोटल कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 100 स्टार कितने हो जाएंगे, 0.75, क्योंकि 100 से ऊपर 0.75 लग रहे हैं। अब बचे कितने, बचे कितने, बचे उतने जितने ये दोनों को हटा के हो जाएंगे, तो 200 हटा दो इनमें से जो कि लग चुके हैं ऑलरेडी, और उनको मल्टीप्लाई कर दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो 1.2 से, क्योंकि अपन को क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये जो 200 से ऊपर के जो यूनिट्स हैं उनको 1.2 रुपीज़, $1.2 पर यूनिट लगेगा, ठीक है। अब एक कंडीशन और बच जाती है जो कि फाइनल है, कि अगर इनमें से कोई भी नहीं तो ऑब्वियसली वो 300 यूनिट्स के ऊपर जा रहा है बिल, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको इसी तरह से सेम यही कोड, यहाँ तक तो ये सेम ही आएगा, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज और हो जाएगा इसके अंदर, कि आपको एक और 100 देना पड़ेगा, क्योंकि अपन 300 तक देख रहे हैं, 200 से 300 के बीच में हमें पता है कि पर यूनिट $1.2 लगेंगे, ठीक है। तो ये $1.2 लग गए, और फिर प्लस करो, और बाकी के जो यूनिट्स हैं जितने, मान लो 350 हैं, तो 350 माइनस 300 करेंगे अपन, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टार 1.5 से, क्योंकि पर यूनिट $1.5 अपना लग रहा है, ठीक है। लास्ट में प्रिंट कर देंगे, आपका जितना भी बिल होगा, आप जो भी बिल होगा वो आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और अपन को करनी है कि अपन को यूज़र से इनपुट लेना है कि भाई कितने यूनिट आपका बिल आया है। तो अपन इनपुट मांग लेते हैं यूनिट्स, कितना यूनिट बिल आया है। तो यूनिट्स इक्वल टू इंटीजर ले लो या फ्लोट ले लो, चलो अपन फ्लोट ले लेते हैं। तो फ्लोट इनपुट, इनपुट ले लेंगे अपन, एंटर एंटर द यूनिट्स ऑफ बिल, ठीक है, कितना यूनिट बिल है अपना। तो फिर अपन एंटर करते हैं, तो बिल सपोज 400 यूनिट्स मान लेते हैं, तो अपन देख सकते हैं कितना प्राइस आ रहा है, दिस इज 395, ठीक है। तो ये अपन क्लियरली देख सकते हैं, एक और बार और ट्राई कर लेते हैं, सपोज 234 यूनिट्स आए, तो 165.8। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, जैसे आप सिंपली यूनिट्स 234 है तो 234 जो है वो इसके अंदर लाई करेगा। 234 100 से कम तो नहीं है, 234 200 से कम भी नहीं है, तो ये भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और वहाँ पे 100 इंटू 0.5 तक तो वो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और फिर 234 माइनस 200 जो कि हो जाएगा 34 इंटू 1.2। जब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की जब कैलकुलेशन अपन करेंगे तो अपना आंसर आएगा $165.8, ठीक है। अपन इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अपन लिख दें कि ये डॉलर्स के अंदर है, कॉमा लगा दें तो क्लियरली, जैसे 234 अपने लास्ट एग्जाम्पल लिया था, तो $165.8, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डिटरमाइन द ट्रायंगल टाइप, ट्रायंगल का टाइप बताना है।
और अपन को बेसिकली तीनों साइड्स लेनी है एक ट्रायंगल की और बताना है कि क्या वो इक्विलेटरल है या फिर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं, या फिर वो एक स्केलिन ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला काम जो करना है वो अपन को तीनों साइड्स इनपुट लेने हैं। तो इनपुट लेने के लिए अपन सिंपली लिखेंगे ए साइड, पहली साइड को अपन ए बोल देते हैं, तो अपन फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट इनपुट एंटर साइड वन। ठीक है, ठीक है, सेम ऐसा ही जो है कोड अपना बी के लिए बनेगा। तो अपन देख सकते हैं कंट्रोल बी, और यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे अपन, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा अपन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा सी, ये हो जाएगा पी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन ने कोड लिख दिया। अब सबसे पहली जो चीज़ है ना वो चेक करनी होती है अपन को कि क्या वो ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपन को पता है कि इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एंड ए प्लस सी is greater than b and b plus c is greater than a, तभी जो है वो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पहले ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि अगर दो साइड्स का सम तीसरे साइड से ज़्यादा है तभी वो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। ये अपन ने बेसिक पहले भी पढ़ा हुआ है अपने जूनियर क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और कंडीशन लगेगी जो कि चेक करेगी कि वो ट्रायंगल कौन सा है। तो अपन देखते हैं, चलो साइड्स अपने पास आ गए। तो इफ़ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, यानी कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो अपन बोलेंगे प्रिंट इक्विलेटरल, कि भाई आपका जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो अपन चेक करेंगे एल एफ, कि भाई क्या पता वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। तो एल एफ ए इक्वल्स टू बी, और कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल है, और बी इक्वल्स टू सी, और ए इक्वल्स टू सी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपन जो ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे एक और स्टेटमेंट लगाएंगे, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है तो ऑब्वियसली वो ट्रायंगल जरूर जरूर वो ट्रायंगल जो है वो स्केलीन होगा। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट है अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब एल्स इट इज प्रिंट, एल्स प्रिंट, प्रिंट कर दो दिस दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं है। तो अभी अपन ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एंटर साइड वन, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार स्पेस दे देते हैं जिससे कि नंबर्स मिक्स ना हो। तो इसको यहाँ से रन कर लेते हैं, ये लो। ठीक है, अभी एंटर साइड वन सपोज मैंने 5 डाली, साइड टू भी मैंने 5 डाली, साइड थ्री भी मैंने 5 डाली। तो क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल मतलब सही है। ठीक है, एक बार और रन करके देखते हैं। ऐसे जैसे ये 5 डाली, ये भी 5 डाली, ये 8 डाल दी, तो क्या है आइसोसेलेस है। ऑब्वियसली आइसोसेलेस अपन को पता है दो साइड सेम होंगे। एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे सपोज अपने तीनों साइड डिफरेंट ले लिया, तो 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, तो क्या स्केलिन में चारों साइड्स सॉरी तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आगे अपन सॉल्व करेंगे और भी कोडिंग प्रॉब्लम्स, तो ये वाला वीडियो आप कंप्लीटली देखिए, रिवाइज कीजिए, जो जो होमवर्क दिया है उसको सॉल्व कीजिए, और अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।